यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का लेवल 1 पेपर यहाँ पर हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो पेपर यहाँ पर ईजी रहा है। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे जैसे कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके का पैटर्न था, नई कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन से प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। या इंग्लिश में देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। जहाँ पर हमें बच्चों की खुद की थिंकिंग के बारे में पता चले, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। कोई भी वर्ब है तो उसको अगर प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, ठीक है। तीसरा था वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध होता है। और ऑप्शन नंबर डी था क्रिया की परिभाषा क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो डेफिनेशन है ना, ये जस्ट अपन से परिभाषाओं के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा बच्चों की थिंकिंग सामने आए ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट मीन्स सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आपके पास केवल ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 था जिसमें आपसे पूछा गया था क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलना है। आपके सामने कोई भी वर्ब दी गई है उसको केवल आपको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट लाइक अ स्टैटिक क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पूछा है हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। कक्षा की शुरुआत से लेकर अभी तक आपकी थिंकिंग में क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर बच्चे का सोचने समझने वाली बात है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, ठीक है। यदि आपने पेपर दिया है तो ज़रूर से आप कमेंट में आंसर करते जाएं कि आपने क्या क्या आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है, ठीक है। मतलब जहां पर बच्चा खुद को क्रिटिसाइज करेगा, है ना, असफलता के लिए या फिर विफलता के लिए कि जो भी गलती हुई है या जो भी मिस्टेक हुई है उसकी खुद की वजह से हुई है। देखना 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए। शिक्षक के पक्षपाती होना, टीचर बहुत बायस थे इसलिए उन्होंने मेरे को अच्छे नंबर नहीं दिए। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त जो है मेरा ध्यान भटका रहा था उसकी वजह से वो फेल हो गया। तीसरा, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक बहुत कठोर तरीके से कॉपी चेक करते हैं। या फिर मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त रूप से स्टडी नहीं करी थी। तो 2 चीज़ें होती है, एक आपका होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंटरनल, मतलब जो भी गलती हुई है, जो भी असफलता आपको हाथ लगी है उसके पीछे का कारण आप खुद हो, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ये आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन पर पूरा। निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान करिए। कथन क्या हो गए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौनों के रूप में चुनती है और लड़के जो है कार को खिलौनों के रूप में चुनते हैं या फिर उनसे खेलना पसंद करते हैं। मतलब वही जेंडर बाइसिंग वाली बात हो गई कि लड़कियां जो है गुड़िया वगैरह से खेलेगी और लड़के जो है उनके पास कार बाइक वगैरह ऐसे कुछ टॉयज रहेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या दे रहा है, रीजन को पढ़ने के लिए आप इसके बीच में क्योंकि लगा दें या बिकॉज लगा दें। क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। दैट मीन्स रीजन ये कहना चाह रहा है कि पुरानी संस्कृति जैसी चली आ रही कि लड़कियां घर का काम करेगी, है ना, गुड्डे गुड़ियों से खेलेगी, तो उसी प्रकार से उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस बना ली है और लड़कों ने भी अपनी सेम थॉट प्रोसेस बना ली और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कार्य को करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टॉयज, कपड़े वगैरह हो गए, कलर वगैरह हो गए, वो सिलेक्ट करते हैं। तो कथन भी बिल्कुल करेक्ट है और उसके पीछे का जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थे। जैसे कि 2011 से अगर आपने पेपर की प्रैक्टिस करी है तो सेम एज इट इज सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल होते हैं जहां पर बच्चों को पहेली और चुटकुली के माध्यम से कहानी कविता पढ़ाई जाती है। देखो शुरुआती समय में बच्चों को डायरेक्टली हम लोग बुक वगैरह से नहीं पढ़ाते, तो कहानी कविताओं के माध्यम से, जॉक्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एज क्या होगी, सबसे छोटी है जहाँ पर बच्चा स्कूल में जाना प्रवेश करेगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3 साल की अवस्था। दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों को कहानी कविता के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 साल की अवस्था।
अगला देखिएगा, कैरल गिलिगन ने कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करी है, क्योंकि ये कोहेलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक के बारे में बात करी गई है, कैरल गिलिगन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने महिला और पुरुष के क्या थॉट होते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करा था। इसीलिए कैरल गिलिगन का ये मानना था कि इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण जो है, फेमिनिस्ट जो परसेप्टिव है, उसको यहाँ पर उजागर नहीं किया। दैट मीन्स अपने पूरे सिद्धांत में इस बारे में बात नहीं करी है, इसीलिए वो इस सिद्धांत की आलोचना करती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण के बारे में बात नहीं करी है। ये आपको देखा होगा आपने एमपीटेट ग्रेड 3 में जब 2020 में पेपर हुआ था तब भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ये किसकी बात कर रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है। और जब भी हम लोग आकलन के बारे में देखते हैं हमारे पास 4 चीज़ें होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए पूछा गया, अधिगम के लिए आकलन पूछा गया, जहाँ पर बच्चा जो है खुद का एनालिसिस स्वयं कर लेता है। ठीक है, तो देखो, और टाइम टू टाइम उसको फीडबैक भी मिलता रहता है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या रचनात्मक आकलन इसी का हिस्सा होता है कि जहाँ पर बच्चे का टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन, टेस्ट, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाए जाते हैं। अगर कोई गलती होती है तो टाइम टू टाइम उसको फीडबैक मिलता रहता है। तो जो भी आंसर होगा उसमें आपको फीडबैक वर्ड दिखेगा। तो देखो, पहले ही ऑप्शन में आपको फीडबैक या हिंदी में बोले तो प्रतिपुष्टि दिख रहा है। ऑप्शन में क्या बोला गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता हो। बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर तुलना करने की बात की जा रही है स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। धीमे सीखने वाले बच्चों को कैटेगराइज करने की बात हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड करना जो कि समेटिव असेसमेंट के अंदर होता है, जो कि अधिगम का आकलन के अंदर होता है, तो ये भी गलत हो गया। केवल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैशव अवस्था में सामाजिकरण की संस्था होती है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्था महत्वपूर्ण होती है। शैशव अवस्था में जो इन्फेंसी जो पीरियड होता है, यहाँ पर बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? अपने घर परिवार के माध्यम से। दैट मीन सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बच्चा शुरुआती समय में अपने पेरेंट्स, घर परिवार वालों के साथ रहेगा, वो जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा बच्चा सीखेगा। दैट मीन्स परिवार प्राइमरी एजेंसी हो गया। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, नर्सरी वगैरह में। दैट मीन्स स्कूल में जाएगा। स्कूल कौन सी एजेंसी होता है? सेकेंडरी होता है। तो आपका आंसर बन जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो हमने बहुत बेसिक से लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़े थे, अधिगम विकृति के बारे में पढ़े थे। डिसलेक्सिया जो कि पठन विकृति होती है, जो पढ़ने से संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है, जहाँ पर बच्चों की मांसपेशियाँ इतनी विकसित नहीं होती है कि वो लिख यहाँ पर पाए। ठीक है, जैसे हमने डिस्ग्राफिया का, बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता है। ग्राफ बनाना मतलब ग्राफ बनाना नहीं आएगा, दैट मीन्स रिटर्न एबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद एक और चीज़ आती है डिसकैलकुलिया, जहाँ पर बच्चा गणितीय कैलकुलेशन में कमज़ोर होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जमाते हैं। ये बोल रहे हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें जो है बच्चों को लेटर्स बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा बोल रहे हैं एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें ध्यान का अभाव और आवेगशीलता है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो ADHD की बात कर रहा है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। तीसरा बोल रहा है एक भाषण विकार है, जिसमें बच्चा हकलाता है। ठीक है, सही से नहीं बोल पाता है, तो ये भी नेगेटिव है। ये अफेजिया की बात कर रहा है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसमें स्थूल पेशीय बाधिता आती है। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर तो है नहीं, इसमें बच्चों को जो है चलने फिरने, शर्ट के बटन लगाने में समस्या आती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, केवल ऑप्शन नंबर 1 है। क्योंकि अगर बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसको पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, उसकी अंगुलियों की जो मांसपेशियां हैं वो सही से विकसित नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपाय जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? मतलब जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, अगर हम लोग उनको चाहते हैं आगे बढ़ाना, तो हम लोग यहाँ पर उनका एक्सेलरेशन कर देते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चा क्लास 3rd में है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो क्लास 4th के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको एक क्लास स्किप करके क्लास 5th में बिठा देते हैं। तो इसको एक्सेलरेशन यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या करें? जो भी टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो करिकुलम को क्या करें? एडेप्ट करें। मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम को एडेप्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। दूसरा कि डाइवर्स परसेप्टिव को अपना, हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका
सब कुछ अलग अलग होता है, तो डाइवर्स करिकुलम होना चाहिए, और अपने जो भी जिस भी तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ पर वो विचार करे। तो 3 चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये बोल रहा है कि विविधता को एज अ ऑब्स्टेकल देखे, तो विविधता तो बहुत अच्छी बात होती है, तो इसको गलत तरीके से देखना गलत हो जाएगा। दैट मीन्स पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास बुद्धि होती है। जो स्कल्पचर होता है उसके पास कौन सी बुद्धि होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो स्पेशल तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, और एक और कहाँ पर है? अच्छा, केवल इसी के अंदर है। ठीक है, तो केवल आंसर भी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मूर्तिकार के पास हमेशा स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, ताकि वो क्या कर पाए, जैसा दिमाग में सोचता है वैसा ही उस मूर्ति को अपना आकार दे पाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। और दर्शन शास्त्री के पास देखें तो इंट्रापर्सनल स्किल होती है। इंट्रापर्सनल दैट मीन्स कि वो बैठे बैठे बहुत दूर की सोच लेता है। ठीक है, तो वो इंट्रापर्सनल व्यक्ति ही कर पाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर मूव करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो अधिगम करता है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, जो अपने साथी उनके साथ कंपटीशन रखना। दूसरा समालोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना। तीसरा बोल रहा है रटना, और चौथा बोल रहा है यंत्र व याद करना। तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता किस चीज़ को दर्शाती है? जो यहाँ पर वेरिएबिलिटी होती है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखना पसंद करते हैं, कोई लिखकर, कोई बोलकर, कोई डायग्राम देखकर, कोई खुद एक्टिविटी कर कर। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को क्या करती है? सबसे पहला कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगेटिव बोला है। इसने बोला इसको अवरोध एज अ ऑब्स्टेकल कंसीडर करना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत पैदा करेगा। इसने बोला इस चीज़ को महत्व दिया जाना चाहिए, और फोर्थ बोल रहा है इस चीज़ की उपेक्षा करनी चाहिए। तो 3 तो नेगेटिव हो गए, केवल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है कि इस चीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में रखा जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के बीच में समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से बच्चों को अवगत करवाना चाहिए। सही बात है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे जो हैं विविध मतभेदों के बीच में संलग्न होते हैं, बातचीत इसके ऊपर करते हैं, तो उनको सीखने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा कैसे प्रस्तुत की जाए। बहुत इफेक्टिवली बच्चे सीखते हैं जब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, जटिल से सरल। नेगेटिव है, क्योंकि हमेशा सरल से जटिल की तरफ चला जाता है। तर्क संगत से अनुभव की तरफ जाए, तो हमें पहले अनुभव बच्चों के देखना है, उसके बाद तर्क के बारे में बात करनी है। दैट्स व्हाई ये भी नेगेटिव है। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाया जाता है। पहले जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको दिखाओ और उसके बाद कल्पनात्मक चिंतन उनसे करवाओ। ठीक है, तो केवल सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है कि पहले ईजी चीज़ें सिखाओ और उसके बाद टफ कंसेप्ट की तरफ जाएं, तो सामान्य से विशिष्टता की तरफ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि जो बच्चे अपने कंसेप्ट को डेवलप करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? देखो, सामाजिक अलगाव नेगेटिव है, क्योंकि बच्चा समाज सोसाइटी से सीखता है। स्टैंडर्ड करिकुलम नेगेटिव है। मूर्त पुरस्कार नेगेटिव है, क्योंकि ये केवल व्यवहारवादी ने बोला है। यहाँ पर सहकर्मी सहयोग के एक दूसरे के साथी सहयोग से मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। इन सभी के माध्यम से बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है, तो पीयर कोलैबोरेशन हम लोग बोल सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इंटरनल स्पीच क्या होती है या फिर इनर स्पीच क्या होती है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि मान लो मैंने स्कूटी की चाबी इधर उधर रख दी है, तो मैं खुद से बात कर रही हूँ कि यार लास्ट टाइम मैं कहाँ गई थी, मैंने कहाँ रखी होगी। तो अगर मैं जब खुद से बात कर रही हूँ तो ये चीज़ मुझे गाइड कर रही है चाबी को ढूंढने में। दैट मीन्स ये चीज़ मुझे क्या करती है, जब मैं खुद से बात करती हूँ तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है। इसने क्या बोला है? देरी होगी, नेगेटिव है। बच्चों को अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दैट मीन्स आप इमेच्योर हैं, इसीलिए आप खुद से बात कर रहे हैं। 3 नेगेटिव है, केवल ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव लग रहा है कि बच्चों को अपनी सोच को कंट्रोल करने का ये तरीका है। अपनी सोच को कंट्रोल भी नहीं बोल सकते, रेगुलेट बोल सकते हैं, कि इससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ लास्ट टाइम मैं अपने रूम में थी तो हो सकता है मैंने अपनी की को वहाँ पर रख दिया, तो इससे मुझे आइडिया लगेगा कि मेरी चाबी कहाँ पर है। तो मेरी सोच यहाँ पर, मेरी थिंकिंग यहाँ पर क्या होगी? रेगुलेट होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद कर रहा है। जिन पियाजे के अनुसार ये सोच क्या है? जब भी बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, उसको लगता है कि टेडी बियर भी बोलता है, वो खाना खाता है, वो भी सोता है, वो भी थकता है, जैसे शर्ट का बटन जिंदा है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? एनिमिज्म कहलाती है। एनिमिज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीववाद यहाँ पर बोला जाता है। सो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीयन मतलब केवल एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि कल्पनात्मक चिंतन करना। ट्रांसडक्टिव या पारगमनात्मक जो तर्क होता है, ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग होती है, दैट मीन्स कल्पना से परे जाकर अपनी थिंकिंग रखना, है ना। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? जो ऑटिज्म में होते हैं या जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, उन बच्चों में क्या देखी जाती है, क्या चीज़ें देखी जा सकती है? एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बार बार किसी भी कार्य को दोहराव करते हैं, संवाद कौशल का उनका उच्च स्तर रहता है, कल्पना को तथ्य से अलग कर सकते हैं, या उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता रखते हैं। देखो, अगर ऑटिज्म है तो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, दैट मीन जो भी आंसर होगा वो उसका नेगेटिव होगा, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति ऑटिज्म से पीड़ित है तो वो किसी एक चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को ऑटिज्म है तो उसको ऐसा लगेगा कि मान लो ऑटिज्म भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं कि उसको साफ सफाई बहुत पसंद है। अगर उसके आसपास हल्की सी भी गंदगी होगी या उसके सामने भी किसी ने छींक दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि सारे वायरस जो हैं उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो एक ही कार्य को क्या करता रहता है? बार बार दोहराव करता रहता है, रिपीटेटिव टास्क को वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करती है और साथ ही समर्थन और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर MQ मतलब जो दूसरा नॉलेजेबल पर्सन है, अगर उससे बात करता है, उसके साथ डिस्कस करता है, बातचीत करता है, तो ये चीज़ उसको गाइडेंस देती है। जैसे बच्चे करते हैं ना कि बड़ों से बात करते हैं कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूँ जिससे मेरी जॉब लग जाए, तो इससे उनको समर्थन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है और गाइडेंस भी मिलता है। तो कथन तो ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है? क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बोथ आर करेक्ट, दैट मीन्स ए और आर सही है और ए आर को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना। भाषा विकास और संज्ञानात्मक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो स्वतंत्र वाली बात तो किसी ने नहीं करी है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है या संज्ञानात्मक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाएगा। तो देखो, लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात करी? प्राइवेट स्पीच की बात करी और उसको अच्छा भी माना है। दैट मीन्स ये भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये बात किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं तो ये किसने बोला है? ये बोला है जिन पियाजे ने। हमसे पूछा है लेव वाइगोत्स्की, तो इस पूरे पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से और जिन पियाजे से पूछे गए, लेव वाइगोत्स्की एंड लॉरेंस कोहेलबर्ग से। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। 26 यहाँ पर क्या बोल रहा है? लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मतलब वो सोशलाइजेशन वाली बात हो रही है कि बच्चे समाज के नियम कानून को एक्सेप्ट करें, उनको स्वीकार करें। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है? हम लोग देखते हैं कि ये स्टेज नंबर 4 होती है। स्टेज नंबर 4 यानी कि लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 यानी कि पारंपरिक स्तर की कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है 3 लेवल होते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, कन्वेंशनल होता है और पोस्ट कन्वेंशनल होता है ना। जो बोलते हैं पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक, तो ये किस में आ जाएगा? कन्वेंशनल के अंदर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति, मतलब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर रहेगा। आज मुझे बर्गर खाना है तो मुझे बर्गर ही खाना है और मेरे पूरे घर वालों को आज बर्गर खाने की इच्छा हो रही होगी। इस प्रकार के चिंतन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, डिसेंट्रेशन, ट्रांसडक्शन, कॉजेशन या फिर सेंट्रेशन बोला जाता है। डेफिनेटली इस चीज़ को सेंट्रेशन बोला जाता है कि जहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचकर पूरे घर वालों को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। उसको लगता है कि पूरे घर वालों का भी सेम मन आज हो रहा होगा, उनकी थिंकिंग भी सेम होगी, तो इसको सेंट्रेशन बोला जाता है। जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो 2 से 6 साल का बच्चा है मोस्टली वो इसी प्रकार से सोचता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भौतिक वृद्धि और विकास किन नियमों का पालन करते हैं? तो देखो, वृद्धि और विकास की बात हो रही है
हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं वृद्धि के लिए, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है समीपस्थ और शीर्षगामी। तो जो वृद्धि और विकास है, विकास के किन चीज़ों का पालन करती है, देखो इंग्लिश में देखना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है प्रॉक्सो और ये सिफेलोकॉर्डल। तो हमको पता है कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि जो वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, हेड टू टॉय मतलब सर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीर्षगामी से समीपस्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 का, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसे होती है। अर्ली और लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है, मतलब 2 से 6 की बात हो रही है और 6 से 12 की बात हो रही है। तो 2 से 6 में वृद्धि क्या स्थिर हो जाती है क्या, पहले वृद्धि देखेंगे फिर विकास देखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपको फिल करना है। तो देखो एक्यूरेट आंसर तो नहीं, बट अप्रोक्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से जो 5 साल की अवस्था होती है उसमें वृद्धि काफ़ी फास्ट होती है, ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि मस्तिष्क का पूरा विकास होना होता है, शरीर के जितने भी अंग हैं उनका पूरा विकास होना होता है। तो हम लोग डायरेक्टली स्थिर तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वृद्धि धीमी होगी। और सोच कैसी रहती है, बच्चों की सोच शुरुआती समय में तार्किक तो नहीं होती, ईगो सेंट्रिज्म उनके अंदर रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि धीमी, ईगो सेंट्रिज्म, और मध्य बाल्यावस्था में थोड़ी कॉन्स्टेंटनेस आने लग जाएगी और सोच कैसी हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी। क्योंकि 6 या 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है उसकी सोच जो है थोड़ी लॉजिकल यहाँ पर होने लग जाती है, क्योंकि उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लग जाएगी 7 साल के बाद। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली सी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट इसके अंदर सेट नहीं हो रहे, क्योंकि इसको यहाँ पर फास्ट लिखना था कि जो शुरुआती समय में जो ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली अदर से फास्ट होती है। ठीक है, तो सी आंसर बोल सकते हैं कि सी ओके ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। ग्रोस मोटर स्किल, 2 स्किल होती है, ग्रोस होती है और फाइन होती है। ग्रोस में जो बच्चा बड़े बड़े काम करता है, चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सारी, और फाइन मोटर में लिखना और कोई जो परफेक्शन वाले काम होते हैं वो सारे करता है। तो देख लो आप इसमें, एक कागज पर वृत्त बनाना, एक कागज पर बड़े आयत बनाना, बुनाई करना, और ऑप्शन नंबर डी है तैरना। तो देखो तैरना बड़े काम के अंदर आता है ना, जहाँ पर सारी मांसपेशियां काम करती, तो हम लोग बोल सकते हैं स्विमिंग जो है ग्रोस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर के 3 जो है हम लोग बोल सकते हैं फाइन मोटर स्किल के अंदर आते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका स्विमिंग। सो हम लोगों ने यहाँ पर CDP के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग EVS वगैरह के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा ताकि ये जो PDF है ये आप सभी के साथ शेयर की जा सके। ठीक है, और ऑलरेडी यदि आप ऐप पर हैं तो ऐप पर आपको ये PDF मिल जाएगा 8770803840 पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।